और बाजार के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। 10,900 पर वापस लौटा है निफ्टी, लगभग 30 अंकों का उछाल, 100 अंक ऊपर लगभग सेंसेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव टेरिटरी में, क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। 1200 बढ़ने वाले शेयरों के सामने सिर्फ 800 स्टॉक्स होंगे जहां पर कुछ मंदी की पोजीशंस या फिर मुनाफा वसूली होती दिखाई दी है। निफ्टी बैंक में आज जोश ज्यादा है, 140 पॉइंट ऊपर है फिलहाल ये इंडेक्स। निजी बैंकों ने सहारा दिया है, लेकिन साथ ही चुनिंदा सरकारी बैंक भी है जो आज ट्रेड में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल मार्केट का पूरा हाल है। अब ऐसी स्थिति में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे डिटेल में। प्रकाश गाबा हमारे साथ है और ऑफ कोर्स अश्विनी गुजराल को जोड़ेंगे। सिल्की से एक अपडेट लेंगे जेट के मामले में। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस समय बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी की विस्तार को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और वहां पर मंजूरी मिल गई है। स्टॉक 1.5% ऊपर आ चुका है। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लगभग 22,000 करोड़ का खर्च होगा। बिल्कुल, दरअसल ये जो हमने आपको कल ही सबसे पहले बताया था कि सरकार नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार योजनाओं को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देगी, हूबहू उन्हीं शर्तों के साथ कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है एक बहुत बड़ी रिफाइनरी असम में है। इसमें करीब 61% हिस्सेदारी बीपीसीएल की है और करीब 25% हिस्सेदारी ऑयल इंडिया की है, और उसमें 60 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उसमें जोड़ी जाएगी, ये योजना है। और इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को जोड़ने के लिए 22,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव को मंजूरी मिला है। इसमें सरकार की तरफ से 2 मोर्चे पर काफी अहम मदद मिलेगी। एक मोर्चा है जहां पर वायबिलिटी गैप फंडिंग होगा, यानी जितनी कंपनी अपनी तरफ से जुटा पाएगी उसमें जितना बाकी रह जाएगा वो पैसा सरकार देगी, और साथ ही साथ टैक्स की तरफ से भी सरकार इस कंपनी को रियायत देगी ताकि विस्तार योजनाओं को पूरा किया जा सके। तो ये एक बड़ी खबर खासतौर से नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए, और चूंकि इसमें करीब 61% हिस्सेदारी बीपीसीएल की है और कुछ हिस्सेदारी ऑयल इंडिया का है, तो उन दोनों कंपनियों के लिए भी इसे एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जी हाँ, और यहाँ पर हमने देखा है वो स्टॉक रिएक्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और हाइलाइट्स हैं क्या कैबिनेट की बैठक में, क्या निकल कर आया लक्ष्मण आपके हाथ? देखिए, इस कैबिनेट में इस नुमालीगढ़ रिफाइनरी की विस्तार योजनाओं को मंजूरी देने के अलावा 2-3 अहम मुद्दे थे जिस पे चर्चा हुई। एक मुद्दा तो ये था कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो भाषण देंगे उसमें क्या क्या बातें हो सकती है रखी जाए। उसमें संबंधित जो भी कैबिनेट मंत्री थे उनसे उनकी राय ली गई और भाषण का खाका तैयार किया गया जो राष्ट्रपति 26 जनवरी को देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में एग्जिम बैंक कहते हैं, उसको अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने का सरकार ने फैसला लिया है। ये अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने से जो फायदा होगा वो खासतौर से एक्सपोर्टर इंपोर्टर को होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सस्ते ब्याज दर पर जो कर्ज मुहैया कराया जाता है वो एग्जिम बैंक की तरफ से कराया जाता है। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव इनकम टैक्स पेयर्स के लिए, इनकम टैक्स में ऑनलाइन की सुविधा के लिए जो इंटीग्रेटेड ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था थी उसके अगले चरण के प्रोजेक्ट को भी संसद से कैबिनेट से मंजूरी मिली है। ओके, तो ये हाइलाइट्स लक्ष्मण रॉय दे रहे हैं। जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है 3 बजे, याद रखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, वहां पर कुछ और बातें निकल कर आएंगी। लेकिन बाजार के लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 22,000 करोड़ का यहाँ पर अतिरिक्त निवेश किया जाएगा, उसके एक्सपेंशन पर काम किया जाएगा। याद रखिए 61% हिस्सेदारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की ही है और वो स्टॉक 1.5% ऊपर। इंजीनियर्स इंडिया पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स में इंजीनियर्स इंडिया के प्रोडक्ट्स भी काफी काम आते हैं, इनके हाथ भी कारोबार लगता है। ये स्टॉक ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ दिखाई जरूर दिया था। EIL की मैं बात कर रही हूँ, इसमें भी कुछ एक्शन आना चाहिए। फिलहाल करीब 2-2.5% ये नीचे है। प्रकाश, पहले बीपीसीएल पर ही एक राय ले लेते हैं। स्टॉक ऑफ द मोमेंट 1.5% ऊपर, खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे इसका वीकली चार्ट अच्छा लगता है और डेली चार्ट में देखा तो कल बहुत अच्छा अप मूव मिला था, लेकिन अच्छी जगह से हुआ था, वो एक अहम बात है। मुझे इसका टेक्निकल टारगेट्स पहला नजर आता है करीब 355, उसके बाद 360 भी चला जाएगा तो मुझे अचरज नहीं होगा, लेना चाहिए और स्टॉप होना चाहिए करीब 341 का। बीपीसीएल आप कह रहे हैं 360 के टारगेट के लिए, ये आज का लेवल होगा? बिल्कुल आज का हो सकता है। 360 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चले, और ये स्टॉक देखिए 348 के लेवल्स पर एक बहुत बिग मूव आ सकता है इसमें। प्रकाश तो यही कह रहे हैं। चलिए प्रकाश, लेकिन इस बीच इंडेक्स पर कोई कॉल है?
इंडेक्स पर मुझे लगता है कि अप मूव ऑन है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती है। जो सुबह एक लेवल था करीब 10,950 का वहाँ है, लेकिन उसके मुझे लगता है जो पैटर्न उभर कर आया, उसे जो ब्रेकआउट मिला है कल, उसके हिसाब से लगता है जो ऑल टाइम आया है वो भी पार कर सकता है और बैंक निफ्टी में और एक शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है क्योंकि बाउंस मिला है बहुत अच्छी जगह से। ओके, तो आप कह रहे हैं निफ्टी बैंक में एक शॉर्ट स्क्वीज, तेजी की पोजीशन, कोई लेवल जहां पर आपको लग रहा है निफ्टी बैंक आज पहुंच सकता है? मुझे लगता है 10,950 से 11,000 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। आज का लो स्टॉप होना चाहिए, वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से बाउंस मिला। अच्छा, इस बड़ी मूव में प्रकाश इस समय आप स्टॉक क्या लेंगे? दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो लगता है मुझे इंडिया बुल हाउसिंग, यहाँ पर काफ़ी हद तक तेज़ी नज़र आती है। इसका टेक्निकल टारगेट ऑन द अपसाइड 860 का है, स्टॉप होगा 815, 815। और दूसरा है इंडसइंड बैंक। ये इंडसइंड बैंक में एक जरूर तेज़ी मिलेगी। इसका टेक्निकल टारगेट 1575 का है, स्टॉप होगा 1500 का। ओके, इंडसइंड बैंक 1575 और दूसरा स्टॉक ऑफ कोर्स है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 860 के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। चलिए एक दो और काउंटर्स आपके लिए आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है। याद रखिए आज मिड कैप में ठीक ठाक प्रदर्शन देखा गया है। NIIT में नेशनल लेवल से थोड़ी सी खरीदारी, NIIT टेक्नोलॉजीज नहीं, NIIT लिमिटेड वो स्टॉक है जो फिलहाल फोकस में है। ग्रेफाइट इंडिया में नेशनल लेवल से थोड़ा सा ट्रैक्शन आता दिखाई दे रहा है। NIIT पर प्रकाश नजर डाल लीजिए, लगभग 4% ऊपर है, ट्रेड लेंगे? NIIT की बात करें आप, राइट? NIIT में बहुत अच्छा जो मूव मिला है आज और कल में मिला है। काफ़ी गिरावट हुई थी 95 जोन से, मुझे लगता है फिर एक करीब 92, 93, 94 ये एक जोन है, वहाँ तक जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 86 में। अच्छा ट्रेड बनता है NIIT में, बढ़िया पिक। ओके, तो इस समय एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है और इसमें आप पोजीशन लेकर चलेंगे तो आगे आपके हाथ बढ़िया रिटर्न मिलेगा ज़रूर। 94 के टारगेट के लिए आपने ये तेजी की पोजीशन लेनी है। चलिए फोकस करते हैं आज की बड़ी खबर जेट एयरवेज पर। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। कंपनी के मौजूदा निवेशक एतिहाद की चिट्ठी जेट की परेशानी बढ़ा सकती है। एतिहाद के ग्रुप CEO ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि वो एतिहाद जेट में हिस्सेदारी लेंगे, लेकिन निवेश होगा 150 रुपए प्रति शेयर पर, जबकि शेयर का मौजूदा भाव करीब 250 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉक में इस खबर के बाद भारी गिरावट आई। अब जेट के सामने कई सारी शर्तें भी एतिहाद ने रख दी हैं। इसी पर एक अपडेट लेते हैं। सिल्की हमारी संवाददाता इस खबर को ट्रैक कर रही है। सिल्की, डिटेल्स दीजिए। जी, जैसा आपने बताया कि एतिहाद ने कड़ी शर्तें रखी हैं अपने स्टेक को बढ़ाने के लिए। फिलहाल एतिहाद का जेट एयरवेज में 24% हिस्सेदारी है और इसे बढ़ाकर 49% करने के लिए एतिहाद ने 3 कड़ी शर्तें रखी हैं, जो सामने जिनमें कड़ी शर्तों में पहली शर्त ये है कि जो नरेश गोयल हैं उन्हें बोर्ड से हटा दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि 150 रुपए के पर शेयर वो चाहते हैं कि एतिहाद चाहती है कि 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो जो शेयर्स हैं वो खरीदें जेट एयरवेज की। और तीसरी जो बहुत अहम शर्त ये है कि प्रेफरेंशियल प्राइसिंग और OFS ना लाने की इजाजत दी जाए उन्हें सेबी की तरफ से रिटर्न में। या आपको बता दें कि अभी तक अगर किसी भी कंपनी में किसी प्लेयर की हिस्सेदारी 26% से ज्यादा होती है तो उसे प्रेफरेंशियल प्राइसिंग और OFS लाना कंपलसरी होता है सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से। और एतिहाद के CEO ने ये शर्त भी रखी है कि अगर वो अपनी स्टेक बढ़ाते हैं जेट एयरवेज में तो उन्हें इस चीज की छूट मिले, इस रेगुलेशन से छूट मिले। और ये आश्वासन वो रिटर्न में चाहते हैं सेबी की तरफ से। तो ये कड़ी शर्तें हैं। इन शर्तों ने डेफिनेटली जो लेंडर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि एयरलाइन जेट एयरवेज अभी 8,000 करोड़ के कर्ज से जूझ रही है। कंपनी पे काफी फंडिंग क्राइसिस है और एक रास्ता ये बचा था एतिहाद के स्टेक बढ़ाकर फंडिंग की क्राइसिस को कम करने का, ये भी अभी संकट में है। तो फिलहाल जो SBI लेड कंसोर्शियम है बैंकर्स की, वो इस पर विचार करेगी और देखते हैं कि क्या नतीजा सामने आता है। ओके, तो अब बैंकर्स ने निर्णय लेना है और ऑफ कोर्स सभी ने भी अपनी टिप्पणी रखनी है कि क्या वो प्रेफरेंशियल मामले में और साथ ही साथ ओपन ऑफर से क्या छूट मिलेगी एतिहाद को। काफी इफ्स एंड बट्स है, स्टॉक तो वैसे भी टूट चुका है। शुक्रिया
सिल्की फिलहाल इस अपडेट के लिए। याद रखिए ऐसी सिचुएशन में जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसमें जो सिल्की ने मेंशन किया कि गोयल साहब, नरेश गोयल जो करंट प्रमोटर हैं, उनकी हिस्सेदारी कम होनी चाहिए, उनके वोटिंग राइट्स भी कम होने चाहिए। मौजूदा लेवल्स में 49% हिस्सेदारी नरेश गोयल के पास है, 24% हिस्सेदारी एतिहाद के पास है। इस प्रपोजल में यह भी समझा जा रहा है कि नरेश गोयल की हिस्सेदारी फिर घटकर सिर्फ 22% रह जाएगी और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं होंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार, एविएशन मिनिस्ट्री इसको अलाउ करेगी या नहीं, क्योंकि इस समय मेजॉरिटी शेयर होल्डर एक विदेशी संस्था नहीं हो सकती, विदेशी कंपनी नहीं हो सकती एविएशन सेक्टर में। तो ये फिलहाल इंटरेस्टिंग होगा। स्टॉक तो देखिए लड़खड़ाया है उस प्राइसिंग को सुन के ही, और यहाँ पर आपने सतर्क रहना है। चलिए अब कुछ और स्टॉक स्पॉट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक काउंटर है जो रेडार पर इस समय आ रहा है, जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। देखते हैं आगे कुछ और ये मोमेंटम पकड़ता है या नहीं। HIL, प्रकाश सर, इसको आप ट्रैक कीजिए, बताइए इसमें कुछ और ट्रैक्शन देखने को मिलेगा या नहीं। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिक्विडिटी के लिहाज से थोड़ा फीका रहता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज में बढ़ने लगी है। फिलहाल सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक और खबर आ रही है, प्रतीक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। IL&FS संकट की वजह से प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये अपडेट है। जानकार ये कह रहे हैं कि IL&FS और इसकी ग्रुप कंपनियों में प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स के करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अगर ये पैसा डूब जाता है तो पेंशन फंड्स का रिटर्न घट सकता है। प्रतीक, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लगी है, और इस पैसे को बचाने के लिए क्या कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, जो प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स हैं उनके करीब 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब रेटिंग AA+ थी, मतलब AAA थी IL&FS की, तो उस वक्त जो बॉन्ड्स की खरीदारी की गई या जो लोन दिए गए, उस आधार पे करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपए IL&FS में लगे, और अब वो पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुद IL&FS के ऊपर 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और उसमें कई बैंक्स हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, और जो प्रोविडेंट फंड है, अब ऐसी खबरें कि उनका भी पैसा फंसा हुआ है। आपने देखा कि इसका जो सीधा इम्पैक्ट है, अब वो जो आप इंटरेस्ट रेट देखते हैं PF में आपको मिलता है, जैसे EPFO में 8.55% का फिलहाल चल रहा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही थी अभी पिछले कुछ दिनों जो हमारी बातचीत भी हुई थी अधिकारियों से कि उसको स्टेबल रखा जा सकता है, घटाया नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह की अब जब खबरें आ रही हैं कि ये पैसा जो है वो फंस गया है, तो अब जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलना था वो शायद घट जाए, क्योंकि भरपाई तो कहीं ना कहीं से इसकी होगी ही। जी शुक्रिया प्रतीक इस अपडेट के लिए। तो मामला पेचीदा होता दिखाई दे रहा है, तो हर कोशिश होगी IL&FS के उस निवेश को बचाने की में जो बड़े पैमाने पर प्रोविडेंट फंड्स ने पैसा लगाया हुआ है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। बाजार थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन बढ़त बनी हुई है। आगे फोकस ऑफ कोर्स हमारे स्पेशल प्रोग्रामिंग का, बजट से क्या है उम्मीदें, इस पर हम बात करेंगे V2 रिटेल के अग्रवाल साहब से, और ऑफ कोर्स अश्विनी गुजराल को भी जोड़ेंगे आगे।